प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आज क्लासेज में। आज हम कक्षा 10th के हिंदी गद्य खंड पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। इस कहानी में कुछ उर्दू और इंग्लिश वर्डों का इस्तेमाल किया गया है, जो सारे चीज़ों को अर्थ हम समझते हुए चलेंगे। तो आगे चलते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, यानी उनका जो कार है एक जहां पार्किंग होता है वहां पे खड़ा है। इस कार की विशेषता देख लेते हैं। काली चमकती हुई स्टीमर इंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए ऐसा लग रहा था। सेन साहब को इस पर नाज है, यानी घमंड है। किस पर? तो इस मोटर कार पर। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, यानी उस समय 7,500 की यानी वैल्यू थी, यानी कह सकते हैं 1 लाख। उसका रंग काला, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो, मतलब तुम उसे साफ कर देते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकना ना पाए, यानी मेम साहब को कड़ी निर्देश था कि खोखा खोखी यानी कह सकते हैं कि लड़का और लड़की उस मोटर कार के सामने न भटक पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरो, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। यहाँ पर एक शब्द है तमीज। तमीज के यहाँ पे अर्थ होता है विवेक या बुद्धि। आगे, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी, मतलब ऐसी शिक्षा दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां यानी कह सकते हैं कि जिसे आप हाथों से नचा सकते हैं। और उनके माता पिता को इस बात का विशेष गर्व है, यानी घमंड है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पे ला सकती कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें। मतलब उनका ऐसा तरीका था कि समाज के लोग भी उनसे सीखने के लिए थे। तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी नहीं सुना होगा। ऐसे आम बच्चे जो होते हैं तो हंसने जैसे हिया करके हंसते हैं, लेकिन इनमें हंसने की भी एक मतलब सीमित था। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम हो और मिसेज सेन की लड़कियां। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, यानी कौन? सेन साहब के लाडला खोखा, जो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। मतलब सेन साहब कह सकते, मतलब सेन साहब वो अपने आप ऐसे बूढ़ा नहीं थे, लेकिन अपने आप को मान रहे हैं कि मेरे आंखों का तारा खोखा ही है। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना। यहाँ पे कह रहे हैं कि खोखा का जन्म जाकर के तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दिनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह
घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती हुई तो उसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव, दुर्लित के यहाँ पे अर्थ हो जाता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, यानी कह सकते हैं कि खोखा के लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन साहब के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का जब कमी हो जाता था, चर्चा निकल पड़ती कि किसका लड़का क्या करेगा, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूर संदेशी के साथ फरमाते हैं। यहाँ पे दूर संदेशी का अर्थ होता है समझदारी, और फरमाते का अर्थ होता है आग्रह पूर्वक कहना। वो कहते हैं अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, यानी प्रशिक्षण करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ यानी परिचित हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया यानी घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत मतलब औकात हैसियत के अखबार नसीब यानी पत्रकार थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार था और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देकर के उसकी कुछ तारीफ कर दी, और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता हो, क्यों होगा? इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यहाँ पर होता है प्रच्छन्न का अर्थ गुप्त, मतलब ऐसी गुप्त शब्दों को सुनकर वो ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर के सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर के अदब के साथ, अदब का अर्थ होता है सभ्यता के साथ, कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर के खामा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई।
ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के छोटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी? मतलब ऐसा परिस्थिति था। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में उसको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। मतलब यहाँ इस अर्थ में बताया गया है कि मदन को गाड़ी छूने पर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन खोखा मोटर कार के शीशा तोड़ देने पर उसे लाड़ प्यार दिया जा रहा है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रख करके अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव और भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, उनमें शक भी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़ी हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था क्योंकि खोखा ने पंचर कर दिया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ जाएं और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की बड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की तरीका जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। मतलब सेन साहब को अपने पुत्र पर और गर्व हो जाता इन सारे हरकतों को देखकर। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यहाँ पर रुखसत का अर्थ होता है विदाई, यानी विदाई नहीं हो गए। अब आगे देखते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, उन्हें बुला लाने का हुक्म दिए। कौन? तो सेन साहब। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने बड़ी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया। यहाँ बेलौस का अर्थ होता है निस्वार्थ, यानी निस्वार्थ आवाज में कहना शुरू किया। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। तो सेन साहब उसे ऐसे आदेश दे दिए। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आती हुई मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। यहाँ पर शयनगार का अर्थ होता है सोने का कमरा। वो पूरे उसके रोने की आवाज़ से गूंजने लगा।
आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड सप्लायर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया, यानी उसकी रोने की जो आवाज़ था धीरे धीरे कम हो गया। खैरियत यानी कह सकते हैं कुशल क्षेम थी। उसकी सिसकियां सेनों के सैनगार तक नहीं पहुंच सकती थीं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब यानी कह सकते हैं बेतरीका मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, यानी खेलने के लिए ललक गया। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर कार पर बैठ। कासू तैस में आ गया, यानी गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव न देखा न ताव मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले की पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई है। यानी कह सकते हैं बंगले के पिल्ले सेन साहब के पुत्र और गली के कुत्ते की लड़ाई, यानी कह सकते हैं गिरधर लाल के पुत्र, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। अहाते में ही लड़ाई होती तो कासू शेर हो जाता। वहीं से तो 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीत होती है, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ, यानी बुद्धि कहाँ। उन्होंने ना तो अपनी दुर्मनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमति हुए तीतर बितर सब सारे लोग भाग गए। अब आगे देखते हैं। मदन घर नहीं लौटा, यानी कह सकते हैं उस दिन पूरा दिन भर बिता दिया जहाँ तहाँ, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरा होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल की सोने वाली कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर के अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुना नहीं, तो उसके बाबूजी ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बताया ना, तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपने तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई के अर्थ होता है खटिया की तरफ सोने के लिए चला।
तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे के ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक करके मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रहा था। उसे याद नहीं कि उसने पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर अभी किया होता तो गिरधर उसी बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो उसे किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर यह मुमकिन हो सका। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। फिर वो हंसने लगे। यानी पिता जो थे, लाख कोशिश करने के बाद वो अपने नौकरी से नहीं निकल पाए, लेकिन बेटा की इस कार्य पर उसके पिता को बहुत गर्व हुआ और उसे प्यार कर खुशी मनाने लगे। तो इस कहानी में इतना ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। और भी इस प्रकार की वीडियो आगे आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।